नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूँगा जो एक रियल स्टोरी है। बचपन में हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक बच्चा था जिसे बाकी के सारे बच्चे मिलकर चिढ़ाया करते थे। उन बच्चों में मैं भी शामिल था। उस बच्चे की प्रॉब्लम थी, वो सही से बोल नहीं पाता था और बाकी के बच्चों में सही से घुल मिल नहीं पाता था। कुछ सालों बाद उस फैमिली में एक और बच्चा हुआ। उसमें भी सेम दिक्कत पाई गई। वो भी बाकी के बच्चों में घुल-मिल नहीं पाता था, बोल नहीं सकता था जिस तरह से बाकी के बच्चे बोलते थे। और वही है शुरुआत। कई साल गुज़रे, उस फैमिली ने हमारा जो कस्बा था वो छोड़ दिया और मुझे कभी मतलब कभी कोई कंसर्न नहीं रहा उनके बारे में जानने में कि उन बच्चों का हुआ क्या। पर जब एक वक़्त आया, मेरा एंट्रेंस मेंटल हेल्थ के फील्ड में हुआ, तब मेरे अंदर जभी भी मैं इंडिया विज़िट करता था, तो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि उन बच्चों का हुआ क्या? और मैं पूछता था, जो उनके रिश्ते संबंधी थे, वहाँ पड़ोस में रहा करते थे। उन्होंने बताया कि वे बच्चे जो आज एडल्ट हैं, इन देयर 30s, वो अभी भी ऐसे ही एक डिसफंक्शनल सोशल और फाइनेंशियल लाइफ जी रहे हैं। यानी कि उनका ना तो कोई सोशल लाइफ है, ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल निर्भरता है। ये जानकर मुझे वाक़ई बहुत तकलीफ़ हुआ और एक तरह से अपराध बोध जो आज भी मेरे अंदर है। तो इस घटना से मुझे एक मोटिवेशन मिली कि जो इन बच्चों के साथ हुआ, जिसमें नादानी में मैं भी शामिल था, वो किसी भी बच्चे के साथ या इनफैक्ट किसी भी पेरेंट्स को जिनके बच्चों में ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनके साथ ऐसा ना हो। इसलिए इसलिए आज के एपिसोड का टॉपिक है ऑटिज़्म और लर्निंग डिसेबिलिटी। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान शिखा द्विवेदी। शिखा गुड़गाँव में एक स्कूल में स्पेशल नीड एजुकेटर के तौर पर काम करती हैं। यानी ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे जिनको किसी तरह की मानसिक तकलीफ़ है, पढ़ने लिखने, बातचीत करने में या फिर अपने उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो भविष्य में सोशली और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर रह सकें। तो ऑटिज़्म क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? कैसे इनके सिम्पटम्स को पहचानें? कैसे इनसे समाधान पाने के लिए आप एज ए पेरेंट काम कर सकते हैं या फिर आप गार्जियन हैं या फिर कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिससे इन बच्चों को मदद मिल सके और ना केवल उन बच्चों को, उनके माँ बाप को, क्योंकि अगर ऐसी कोई मानसिक तकलीफ अगर किसी बच्चे के साथ होती है तो उसका कहीं ज़्यादा बुरा प्रभाव उनके माँ बाप, उनके परिवार पर पड़ता है। तो शिखा इन सब फील्ड में एक्टिवली काम करती रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिखा खुद आप उसके बारे में बताएँ। ओके। हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिखा द्विवेदी है और मैं एक स्पेशल नीड्स एजुकेटर हूँ। अ, मैं स्पेशल नीड्स में लगभग 4 सालों से हूँ। मैंने अपना करियर शुरू किया था इन एन एनजीओ, एक्शन फॉर ऑटिज्म, न्यू दिल्ली में एक एनजीओ है। एंड ये पेरेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मेनली ऐसे लर्नर्स और इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं हम जो ऑटिस्टिक है। एज रेंज हमारी बहुत वाइड होती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक। तो हमारे पास अलग अलग सेंटर्स होते थे। हमारे पास पेरेंट्स भी आते थे जिन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। पेरेंट्स की काउंसलिंग होती थी, बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों के क्लासेस होते थे, न्यूरो डाइवर्स बैच होते थे और
ट्रेनिंग होती थी अडल्ट्स की भी, ताकि उन्हें इवेंचुअली एक जॉब में कन्वर्ट किया जा सके। उनके जो स्किल्स हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करते थे। फिर लेटर ऑन वहाँ से बैंगलोर में मैंने काम किया है 1 साल, और अभी मैं गुड़गाँव में हूँ, पाथवेज वर्ड स्कूल में। यहाँ पे एज एएलएस टीचर काम कर रही हूँ, मिडिल ईयर प्रोग्राम आईबी स्कूल में। या दिस इज अबाउट। थैंक यू वेरी मच शिखा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी जो पहले वेंचर यानी ऑटिज़्म पे आप मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहें ऑटिज़्म है क्या? कैसे लोग पहचाने कि हमारे आस-पास जो बच्चे हैं ख़ास करके ये बच्चों में क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो वो कैसे पहचाने कि ऑटिज़्म उनके बच्चों में है? तो ऑटिज्म, there's बहुत सारी रिसर्च चल रही है अभी भी ऑटिज्म के बारे में। बहुत ही ऑटिज्म को हम बोलते हैं, डिसऑर्डर भी नहीं कहते हैं, इनफैक्ट आजकल के टाइम में इसके इसे कंडीशन कहते हैं। तो इट इज सेड कि अगर एक इंसान को जब ऑटिज्म एज अर्ली एज जब फ्यूटस मदर की वूम में होता है, then it chooses to be, he it that fetus, it at that time only it could be either an autistic individual या फिर नॉन ऑटिस्टिक हो सकता है। इतना मतलब आपके कहने का कि ये मतलब माँ के गर्भ में से ही बच्चे में ये डिसाइड हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अ, ऐसा ये भी माना जाता है, कुछ रिसर्चेज़ में ऐसा भी कहा गया है कि अ, जेन जीन्स में होता है, जेनेटिक्स के थ्रू, होता है। बट दिस इज़ नॉट, मतलब ये कोई 100% नहीं है कि दिस इज़ वन ऑफ द ओनली वेज़। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे रिसर्चेज़ हैं जो चल रही हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उनके पॉसिबल रीज़न्स की कि ऑटिज़्म के क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपने बताया कि वो माँ के गर्भ से हो सकते हैं, वो जेनेटिक वजह से हुँ, भी हो सकते हैं और हुँ, कुछ मैं जो रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, पोषण, डाइट या फिर बहुत सारे जो डेवलपमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। जिनका अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है पर उनके बारे में थ्योरीज और हाइपोथेसिस हैं। तो या हुँ, अब वो हो गए कारण की बात। अब जैसे जिनको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल साइंस की या साइंस की समझ नहीं है पर उनके क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे वो पहचान सकें कि उनके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत है? क्योंकि आप हमारे जैसे जहाँ पे कस्बों से छोटे गाँव से आप रहे हो, देखे हो कि किस तरह से लोगों का रिएक्शन होता है। तो कोई सोचता है कि यार मंदबुद्धि है, पागल है या कुछ है ऐसा। तो उस चीज़ से बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए या कोई ऐसा सिम्पटम जिससे बचा जा सके और पेरेंट्स को खास करके क्योंकि जिनके बच्चों को ये चीज़ें होती हैं, उन पेरेंट्स पे भी बहुत बुरा असर हो रहा होता है। वो बहुत मानसिक समस्या से गुज़र रहे होते हैं। तो उनको ऐसा क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप कि वो समझें कि उनके बच्चे को ये है और कैसे अप्रोच करना चाहिए और या कहाँ पर उन्हें अप्रोच करना चाहिए? हाँ। तो अम, पहला पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का? आई सिम्पटम्स थिंक पहला पार्ट सिम्पटम सिम्पटम्स, हाँ। अगर आप सिम्पटम्स की बात करें, तो जब अब अगर बच्चा बहुत छोटा होता है, तो हम लगभग 1 से 3 साल का जो एक गैप होता है, उसमें बच्चे एक्टिविटीज़ करने लगते हैं और ग्रोथ होने लगती है, कॉग्निटिव ग्रोथ होने लगती है, जिसमें वो अलग-अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर दो कि ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, बट फिर भी ऑटिज़्म के कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं कि
हो सकता है कि अ, बच्चे को सोशल सोशली इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, वो खुद में खेलना अच्छा लगता हो उसको। हो सकता हो कि उसको अम, अ, वेट करने की आदत ना हो। आप उसको बोलें कि आप वेट करो, तो उसके उसको उसमें चैलेंज लगे। हो सकता है उस चीज़ में डिफ़िकल्टी हो उसको। हो सकता है आई कॉन्टैक्ट में इश्यू हो सकता है आपकी तरफ देख के बात ना करे। हो सकता है कि जब आप बुलाएँ बच्चे को तो वो आपको देखे नहीं दूसरे बच्चों की नज़रें तरह। चुराना या जिसको कहते हैं लोग होता है। हाँ, जी, बिल्कुल। है और इसी तरीके से हो सकता है कि आपको लगे कि बच्चा अपनी बात नहीं कह रहा है, जैसे उसको पानी चाहिए या अगर कोई भी जैसे दूसरे बच्चे होते हैं और पॉइंट आउट कर देते हैं चीज़ों की तरफ जब वो इस एज में आने लगते हैं 1, 2, 3 तो आपको हो सकता है कि उसके कम्युनिकेट करने का तरीका अलग हो। उसके अपने आस-पास के वातावरण को समझने का तरीका अलग हो। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं समझ में आए। तो हो सकता है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल को कंसल्ट करें, बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं और आप हाँ, इस केस में आप बिल्कुल किसी न किसी प्रोफ़ेशनल की मदद ले सकते हैं। अब इस प्रोफ़ेशनल की मदद वाली बात पे मैं आपको रोकना चाहता था क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ख़ास करके गाँव, छोटे कस्बों में अ, किसी प्रोफ़ेशनल का मतलब कोई थेरेपिस्ट की बात आप कर रही होंगी या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट की, राइट? जी, तो आपको शायद या हमें अवेयरनेस है कि छोटे कस्बे या मोहल्लों में जब बात आती है किसी तरह के मानसिक समस्या की या किसी तरह के मस्तिष्क रोग की, तो लोगों में एक हिचक होती है कि स म कि उसका क्या मतलब रिपरकशंस होंगा जो सोशली। और दूसरी चीज़ बहुत सारी धारणाएँ हैं कि हुँ, अगर हम किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, तो अ वो ज़्यादा करके नींद की गोलियाँ दे देते हैं या कोई ऐसी गोलियाँ या दवाएँ शुरू कर देते हैं, जिसका ज़िंदगी भर इलाज चलता ही रहता है। उसकी वजह से भी लोग हिचकने लगते हैं। तीसरा कि क्या पता उनके बच्चे को लोग सच में पागल ही समझना शुरू कर दें और कि लोगों को पता चले कि यार वो साइकियाट्रिस्ट को देख रहे हैं या तो आपके स्कूल्स में या जो जो इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे आते हैं या जो पेरेंट्स आते हैं अ, उनका क्या प्रोसेस रहा है? मतलब आपको लगता है कि क्या वो केवल शहरी क्षेत्रों में ही मतलब वो सारी सुविधाएँ, वो प्रोफ़ेशनल्स अवेलेबल हैं? या फिर छोटे कस्बों या गाँव में उनकी है कोई व्यवस्था या कोई ऐसा तरीका जिससे वो पहुँच सकें उन उन संस्थाओं तक या फिर उन प्रोफ़ेशनल लोगों तक? देखिए जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, वो समस्याएँ शहरों में भी हैं और गाँव में भी हैं। गाँव में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि अ, शहरों में हम जूझ रहे हैं अवेयरनेस की चीज़ को लेके, तो गाँव में तो मतलब जैसे होता है ना कि हमारे और आपके शरीर में समस्याएँ हैं, तो हम अब एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो वहाँ पे तो नॉर्मल एक अ, साइकियाट्रिस्ट ही नहीं है। कि वो किसी तरीके का डायग्नोसिस कराने अपने बच्चे को अगर कोई समस्या है इस तरीके की, तो कोई अवेयर करा सके, उन्हें बता सके कि नहीं ये चीज़ें हैं। और हाँ, हमारे सेटअप में ये चीज़ें अच्छी हैं कि क्या होता है कि हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग साइड बाय साइड चलती है, टीचर्स साथ में काम करते हैं, थेरेपिस्ट कोलैबोरेट करते हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, ए एक और बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप पेरेंट्स की काउंसलिंग और पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं। तो हुँ, वो क्यों ज़रूरी होता है? हालाँकि जैसे अगर किसी के मतलब परिवार में अगर बच्चे को दिक्कत है, तो जनरली लोग बच्चे को ले जाएँगे, बोलेंगे हमारे बच्चे में समस्या है, बच्चे को ठीक कर दो। पर पेरेंट्स की काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स एक बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं।
एक बच्चा एक स्कूल सेटअप में या किसी भी एनजीओ में, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में हो सकता है 3 साल रहे, 4 साल रहे, हो लेकिन बदलाव के चांसेस हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स को सही अ, इन्फॉर्मेशन मिली है, उनके पास सही नॉलेज है, तो कैन यू सी मी? हुँ, हुँ। या सॉरी। सो अगर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमेशा अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। चाहे वो घर पे हो, चाहे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, या फिर अगर वो एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। और अगर मानसिक अवस्था, अगर कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है किसी को, तो उसमें भी चीज़ें बदलती रहती हैं, अपग्रेडेशन होता रहता है। तो एक बार अगर पेरेंट्स को हम एम्पावर कर देते हैं, तो एक तरीके से पूरी-पूरी कम्युनिटी बनने लगती है धीरे-धीरे। हमारा पूरा-पूरा समाज ही एम्पावर होने लगता है। तो अगर आप एक फैमिली को एम्पावर कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हमने देखा है कि फिर ऐसी फैमिलीज़ इकट्ठा होने लगती हैं, और बच्चे और स्टूडेंट्स वो लेफ्ट आउट नहीं फील करते, और पेरेंट्स लेफ्ट आउट नहीं फील करते हैं। आई थिंक ये जो लेफ्ट आउट वाली बात है, ये बहुत क्रिटिकल है एक नज़रिए से। जैसे आपने सोशल लेफ्ट आउट की बात की, तो जब अ, ये बच्चे शिखा आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है। 1 तो मिनट, हाँ, आई थिंक या तो ख़ास करके जब ये बच्चे बाकी के मतलब सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के साथ मतलब जाते हैं, मतलब उनके आसपास जाते हैं, या चाहे इंटेंशन या नहीं इंटेंशनली, या फिर कहीं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन है। तो वैसे सिचुएशन में उन्हें एक्सेप्टेंस मिलना, और पेरेंट्स की भी एक नीड रहती है, एक एक मतलब डिज़ायर होती है कि हमारा बच्चा सोशली एक्सेप्टेबल हो। तो आपके एक्सपीरियंस में जब आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हो, तो उ उसके लिए आप क्या बताते हो, या उसके लिए कैसे गाइड करते हो? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि अम, बच्चे को तो जनरली बहुत मुश्किल होती है एक्सेप्टेंस पाने की, और उसकी वजह से पेरेंट्स भी सोसाइटी में वो उनको एम्बैरेसमेंट होती है, शर्मिंदगी होती है। तो थोड़ा-सा उस पे आप बताएँगे कि कैसे आप लोग काउंसलिंग या गाइडिंग करते हो पेरेंट्स की? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये बताना होता है पेरेंट्स को कि कोई समस्या नहीं है आपके बच्चे के साथ। इट्स जस्ट दैट आपका बच्चा वायर्ड अलग तरीके से है। उसे चीज़ें अलग तरीके से समझ में आती हैं। उसे नॉर्मल चीज़ों को, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारे शब्द हैं, हमारे पास हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारे पास हमारा टोन है, वॉइस मॉड्यूलेशन। हुँ, हुँ। उसके पास, उसे समझाने के लिए हो सकता है हमें अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़े। हो सकता है कि किसी को चित्रों से चीज़ें समझ में आएँ। हो सकता है किसी को ड्रॉ करके समझ में आए, हो सकता है किसी को अपने हाथ से, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हुँ। टैक्टाइल यूज़ करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो बस ये होता है कि अ, बच्चे की नीड को समझ के, उसके हिसाब से, उसकी लीड लेके, उसके लिए कुछ ऐसा करिकुलम बनाना, कुछ ऐसा प्लान बनाना, समझना कि उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है। और सिर्फ एकेडमिक नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिहेवियर होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स होती हैं। तो उन सब पे ऑल टुगेदर काम करना, और सबसे पहले वही है कि ये चीज़, और इसमें वक़्त लगता है। डिफ़िकल्ट होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना कि मैं जैसे बात करता हूँ, या मैं जैसे पेश आता हूँ दूसरों के साथ, या जो मेरा तरीका है, वो मेरे बच्चे का नहीं है, या जो मेरी दुनिया है, वो मेरे बच्चे की नहीं है। ये अच्छा, एक्सेप्ट करना। हाँ। इससे जुड़ी एक और बात आ रहेगी। जैसे आपने कहा कि आप लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं मतलब इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, राइट? या फिर जी। अब वो इंडिपेंडेंस मुझे जहाँ तक समझ आ रही है कि वो बाकी जो लाइक समाज के लोग हैं उनकी तरह तो नहीं होगी, पर जिस इंडिपेंडेंस की आप बात करें, क्या वो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में भी
तब्दील होता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वरी एक बहुत बड़ी चिंता रहती है उन पेरेंट्स की, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, तो उसका क्या होगा? या फिर मतलब वो उसकी कभी शादी भी हो पाएगी कि नहीं, उसका अपना फैमिली होगा कि नहीं? अगर कल को हम माँ-बाप ना रहे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? जैसे मैंने शुरुआत में कहानी की बात करी और जब मैंने सुना कि वो दोनों बच्चे मतलब ऐसे ही आज भी 30 की उम्र में ऐसे ही मतलब लोग कहते हैं पागलों की तरह घूम रहे हैं, तो दुःख होता है। तो ऐसे कितने तमाम माँ-बाप होंगे जिनके और हाँ, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि मतलब कोई मतलब कित क क मतलब हम क जैसे एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है कि बता सकें कितने लोग हो सकते हैं ऑटिज़्म के? अ, कहते हैं ना, ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम है। हुँ, हुँ। तो अ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे राइटर हैं एंड दे आर ऑन ऑटिज़्म, और मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें डिस्लेक्सिया है, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, ओके। बट उनके अलग इश्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड देन अ, इस ऑटिज़्म में ना आप फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर सकते, बिकॉज़ देयर इज़ वन वेरी नाइस साइंटिस्ट, आई डोंट रिमेंबर हर नेम। शी सेड कि अगर आप एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल से मिले हैं, तो आप सिर्फ़ एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल से मिले हैं। ये स्पेक्ट्रम इसको कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से इंसान पे निर्भर करता है। और हाँ, जिन जैसे कि अगर आप उन दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो यू नेवर नो, हो सकता है अगर उन्हें सही सपोर्ट और सही थेरेपी सही टाइम पे मिली होती, सही स्ट्रक्चर सही सेटअप में होते, तो हो सकता है वो आज इंडिपेंडेंट होते पूरी तरीके से। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कम से कम मैंने तो अपनी प्रोफेशनल जर्नी में देखे ही हैं। तो क्योंकि उन्हें सही समय पे सही सपोर्ट मिला है, सही इंटरवेंशन मिला है, तो वो आज इंडिपेंडेंट हैं। उनकी फैमिलीज़, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, डेफिनिटली उन्हें आज भी सपोर्ट लगता है, बट दे आर लिविंग अ गुड एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मतलब फ्रीक्वेंसी से कहने का मतलब कि मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था डब्ल्यूएचओ के अनुसार कि हर 100 में से एक व्यक्ति को ऑटिज्म है। अब वो किस तरह का है वो बिल्कुल अलग, जैसे आपने कहा कि हर एक का ऑटिज्म का एक्सप्रेशन या तरीका बिल्कुल यूनिक होगा हर एक हाँ, इंडिविजुअल का। बिल्कुल, ये मैनिफेस्ट कैसे होता है ऑटिज़्म एक हुँ, इंसान में, ये बहुत ही आप जब तक मिलेंगे नहीं उससे, आप जब तक हुँ, काम नहीं करेंगे उस इंसान के साथ, हुँ। जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे अ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके थेरेपिस्ट के साथ, और रेगुलरली वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएँगे कि ऑटिज़्म इज़ वेरी ह्यूमन लाइक, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह है। जब तक आप मुझसे मिलेंगे नहीं, तब तक आप मुझे कैसे जानेंगे? हुँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, और इसके अपने चैलेंजेज़ हैं और इसके अपने मतलब कुछ वो है कि हाँ, गिफ्ट्स ऑटिज़्म में हाँ, कि आपके कुछ चीज़ें हैं जो ऑटिज़्म में काम करती हैं। जैसे कि रूटीन, जैसे कि स्ट्रक्चर, जैसे कि अर्ली इंटरवेंशंस, ये मोस्टली देखा गया है काम करती ही हैं ऑटिज़्म। पर जैसे आपने मेरे उस सवाल का भी जवाब बहुत अच्छे से दिया कि क्या जिन पेरेंट्स को अगर ये चिंता होती है कि क्या उनका बच्चा कभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा यानी कि फाइनेंशियली सोशली उनकी अपनी खुद की फैमिली होगी, तो आपने खुद के अपने अपने फ्रेंड सर्कल के एग्जांपल से बताया कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अलग अलग तरह के ऑटिज्म के मतलब सिम्टम्स या हैं या जो कंडीशंस जैसे है, कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र है, कोई अच्छा राइटर है। तो कहीं न कहीं एक चीज़ झलक दिखती है कि ये बच्चे गिफ्टेड हैं क्रिएटिविटी से। आई थिंक क्रिएटिविटी उनका एक बहुत पावरफुल स्किल है। तो आप के जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं, क्या आप लोग उन क्रिएटिविटी पे फ़ोकस करते हो? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट और हाउ डू यू गाइड मतलब उन बच्चों को आप कैसे गाइड करते हो? कि ताकि वो हाँ, वोकेशनली इंडिपेंडेंट हो, वोकेशनली स्किल्ड हो, ट्रेन्ड हो और उससे उनकी फाइनेंशियल नीड भी शायद फ्यूचर में पूरी हो सके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे मैं अभी एक्शन और ऑटिज़्म में काम करती थी, तो हमारे यहाँ पे
एक ऐसा भी प्रोग्राम था, वो उसमें क्या था कि हम एडल्ट्स को ट्रेन करते थे। अ सो स्टूडेंट्स हू आर एडल्ट्स 18 प्लस हुँ, हुँ। in graphic, like in Photoshop, Adobe, like all these Photoshop. Uh, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मतलब जो बहुत अच्छे वॉलपेपर क्रिएट करते थे, जो जिनका एडिटिंग स्किल्स अच्छा था, और वो होमवर्क में हमें डेली भेजते थे बैक एंड थ्रू कि अच्छा आज हमने ये किया। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली टेक पे काम करते हैं, तो हम आउटसोर्स करते हैं एक यू नो अ टेक पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, और मैं वहाँ पे रहती थी एज़ स्पेशल नीड्स एजुकेटर टू असिस्ट दैट पर्सन एंड ऑल द स्टूडेंट्स। हुँ। और बेसिकली होता क्या था कि उसके बाद वहाँ से हम ऑन जॉब या फ्रीलांसिंग या बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि वो जो चीज़ें क्रिएट करते थे वो हम धीरे से अपने खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ कर सकते थे। अगर हमें कहीं मार्केटिंग करनी है, अगर हमें कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो हम उसे उनसे ही पोस्टर बनवा लेते थे। सो उस तरीके से हम चीज़ें यूज़ कर लेते थे। और हम ऑन बोर्ड या बाहर किसी कंपनी से या उम, कोई अगर हायर करना चाह रहा है इस तरीके से प्रोफेशनल्स, तो हम उनसे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। या दैट्स वेरी ग्रेट रिसोर्स एक्चुअली मुझे लगता है कि उन बच्चों को मिल पा रही है। और ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी रूरल एरियाज़ में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाँ, उसमें वक़्त लगेगा जो हम सभी समझते हैं उस चीज़ के लिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी शुरुआत में हम आपने कही कि अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है उन पेरेंट्स को कि हाँ, हमारे बच्चे में कोई मतलब कोई ऐसी गंभीर चीज़ नहीं है कि जिससे आपका बच्चा पूरा जीवन मतलब एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह पड़ा रहेगा। उसके पास वो सारे अधिकार, सारे चीज़ें वो ये डिज़र्व करता है, जो हर एक मतलब सामान्य लोग चीज़ों से उसको एन्जॉय कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा हम अपने बातचीत को शिफ्ट करना चाहूँगा लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपका एक और फ़ील्ड जिसमें आप काम कर रहे हो, जो कि थोड़ा ऑटिज़्म से डिफरेंट है क्योंकि उस उन केसेज़ में जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें उन बच्चों में या इवन एडल्ट्स में भी नॉर्मल होती हैं मतलब सोशली भी वो हर तरह से नॉर्मल होते हैं पर कुछ स्पेसिफिक नीड या क्वालिटीज़ होती हैं जैसे डिसलेक्सिया के बारे में कहा जाता है कि वो उन्हें लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है प्रॉपरली लिखने में या बोलने में कई लोग कहते हैं हकलाते हैं अल्फ़ा स्टटरिंग वगैरह अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन एग्जैक्टली बेसिकली। हाँ, हाँ। और डिस्ग्राफिया होती है, किसी की पुअर हैंडराइटिंग होती है तो बोलते हैं कि हाँ, हुँ, हुँ। इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो हुँ, हुँ, हुँ। उस फील्ड में मतलब आपने क्या नोटिस किया कि वो बच्चे जिनको ये डिस्लेक्सिया वगैरह या इस तरह की चीज़ें लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ है, क्या वो अपने बाकी की अदर लाइफ में भी मतलब डिसफंक्शनल हैं या फिर जस्ट वही एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम उनकी होती है? और कैसे आप उनको मतलब गाइड करते हो? सो अगेन हमारा अप्रोच हमेशा बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक रहा है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अ, उन लोगों के साथ जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी का इश्यू रहा है, तो आई फ़ील कि पहली बात तो जैसा आपने कहा कि अगेन इमोशनल और बिहेवियर चैलेंजेस तो नहीं होते हैं इतने। अ, बट हाँ, जब आप एकेडमिक पार्ट में जाते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो अ, थोड़ा-सा अगर आप चीज़ों को स्लो डाउन करके समझा सकें, ब्रेक डाउन कर सकें उनके लिए, थोड़ा वन ऑन वन दे सकें और चीज़ों को जितना आप आसान बना सकें उनके लिए। तो शायद मेनस्ट्रीम में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि ग्रुप में एक साथ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होते हैं, और ऑलरेडी अगर कोई बच्चा है जिसको वर्ड्स थोड़े उल्टे-सीधे दिख रहे हैं, बी का डी दिख रहा है
या नंबर 6 का 9 समझ में आ रहा है, तो उसके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर धीरे-धीरे वो चीज़ एंग्ज़ायटी में बदलने लगती है क्योंकि आपके आस-पास वाले वही चीज़ें कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पिछड़ रहे हैं। तो वहाँ से हो सकता है कि अ, बिहेवियर इश्यूज़ आएँ। लेकिन अगर जब आप वन ऑन वन काम करते हैं, किसी बच्चे के साथ जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो बस थोड़ा-सा उसके पेस को समझ के, थोड़ा-सा उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के और धीरे से उसके पेस से काम किया जाए, तो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बिकॉज़ अगेन एज़ यू मेंशन्ड और ये बिल्कुल सही बात है कि इमोशनल और बिहेवियरल चैलेंजेस नहीं होते हैं उनके साथ। पर अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि उन बच्चों को कभी बी का डी दिखता है या फिर कुछ जो अल्फ़ाबेट्स की या जो शब्दों की या अक्षरों को पहचानने में उन्हें दिक्कत होती है। तो उन बच्चों को क्या सच में इसकी अवेयरनेस होती है? और दूसरी चीज़ मतलब अ, क कैसे कोई मतलब एडल्ट या पेरेंट्स या टीचर उसको जान पाएगा कि उनको कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, तो वो क्या होता है कि जनरली बच्चे लिखना चालू कर देते हैं। आप अ, जब कॉपी में हम नोट डाउन कराते हैं, हुँ, हुँ। तो आप देखेंगे कि बी और डी या जो सिमिलर एक जैसे जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं या जो एक जैसे अक्षर होते नंबर्स हैं या एक जो 6 हुआ, नंबर्स 9 होते हुआ हैं, या 3 हाँ, हुआ। तो आप देखेंगे कि वो या तो बने कुछ टेढ़े-मेढ़े से हैं हुँ, हुँ। या फिर वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे काम मतलब एक स्पेशल नीड्स एजुकेटर का शुरू होता है कि यहाँ पे उसे पहचानना है या फिर टीचर यहाँ पे इसीलिए एम्पावरमेंट और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, एक मेनस्ट्रीम टीचर की भी इवन फॉर दैट मैटर पेरेंट्स की भी, कि वो ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये छोटी-छोटी एक जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में अगर उन्हें पता होगा, तो बच्चा स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा हुँ, अननेसेसरी का। अर्ली ये चीज़ें पहचानी जा सकती हैं और जितना अर्ली पहचानी जाएँगी, उतना जल्दी इस पे काम शुरू किया जा सकता है और जितना जल्दी काम स्टार्ट किया जाएगा अ, बच्चे के लिए उतना ही आसान हो जाएगी धीरे से चीज़ें। इनफैक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी में तो बच्चे मेनस्ट्रीम भी कर ले जाते हैं धीरे हुँ, से, हुँ। अगर बस अर्ली इंटरवेंशन और सपोर्ट टाइम पे मिले। बहुत खूबसूरत। आई थिंक उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स यानी हमारा जो कन्वेंशनल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें एक एटीट्यूड आप सभी ने देखा होगा कि जो होनहार बच्चा है, जो बहुत शार्प बच्चा है, उस पे पूरा फ़ोकस रहता है। ये बड़ा बड़ा अच्छा बच्चा है, ये हर चीज़ फ़ास्ट सीखता है, हर चीज़ जल्दी सीख जाता है, हर चीज़ में टॉप करता है। तो सारा अटेंशन, सारा फ़ोकस मेनस्ट्रीम का वही हो जाता है कि उसको पेडेस्टल पे डाल देते हैं। तो बहुत सारे केसेस में जो बच्चा सच में मतलब ख़ास करके जो बच्चा रियली स्ट्रगल कर रहा होता है, ये अक्षरों को पहचानने से या फिर उनकी स्पीड को कैच अप करने से, तो वो बच्चे इग्नोर्ड रह जाते हैं और ये आई थिंक जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो उसमें हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में तो अ, आप शहरों में मतलब आपने ऑब्जर्व किया है पर जैसे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो जैसे आपके एनजीओ के थ्रू या किसी सोशल सर्विस के थ्रू अगर छोटे टाउन्स या गांव में काम करने की या कि तो आपका मतलब क्या ऑब्जर्वेशन रहा है कि वहाँ पर अ, कौन से ऐसे रिसोर्सेज दी जा सकें इफ़ नॉट लाइक प्रोफेशनली स्किल्ड ट्रेनर अगर उन्हें तो नहीं मिल सकते हैं पर ऐसी कोई पहल की जा सके ताकि टीचर्स में वो अवेयरनेस आए कि ये चीज़ें हैं या कि जैसे कोई संस्थाएं हैं जिनसे हम उन्हें उन्हें कोलैबोरेट करा सके कि ये एनजीओ हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। सो यूल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जितने भी एनजीओज़ हैं, वो अपना काम बहुत सिंसियरली करते हैं। मतलब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है एनजीओज़ के साथ, बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत डेडिकेटली, बहुत, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही दिल से अपना काम करते हैं। और रही बात इन छोटे-छोटे स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, है ना?
हुँ, हुँ। जो रूरल एरियाज़ में हुँ, है। हुँ। तो मुझे लगता है कि अम, स्कूल्स का ये है कि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इन स्कूल्स में स्पेशल नीड्स के बच्चे जाते भी हैं, क्योंकि मैंने जो काम किया है, वो तो किया है एनजीओज़ में। तो वहाँ पे हमारे पास स्लम एरियाज़ के या हम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते थे, वहाँ से बच्चे आते थे और स्पेशल नीड्स के भी बच्चे आते थे। लेकिन मेरा कोई ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है कि रूरल एरियाज़ में जाके मैंने काम किया हो, क्योंकि मैंने तो न्यू दिल्ली में ही काम किया है। बट हाँ, अगर आप रिसोर्सेज़ अलॉट करने की बात करें तो अ, इन इनफैक्ट न्यू दिल्ली में भी और नोएडा में भी, इन बड़े-बड़े शहरों में भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे जो हाँ, तो मेरा मानना है कि ये अगर आप रूरल एरियाज़ में बात करें, छोटे-छोटे स्कूल्स की, तो हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ के एरिया में अगर उनके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे उन्हें मदद की ज़रूरत है, अ, एक स्पेशल नीड्स एजुकेटर की या साइकोलॉजिस्ट की या इस तरीके से। तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि वो पता करें कि आस-पास कोई एनजीओ है या कोई इस तरीके की संस्था है, जो इन बच्चों के साथ काम कर रही है। उन्हें लिखें, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और मुझे लगता है कि जनरली ये संस्थाएँ बहुत अच्छी होती हैं और उनके पास कोई एक एक जनरली कोटा भी रखते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं या उन्हें किसी तरीके की समस्या है जो मानसिक उससे जुड़ी हुई है, तो वो जनरली वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी होते हैं इनफैक्ट और मेबी जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ जाके टीचर्स के लिए ये छोटी-छोटी जो वर्कशॉप सेमिनार्स हो सकते हैं, वो भी कंडक्ट करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आई थिंक हम अपने स्तर तक तो ज़रूर एक माध्यम बन सकते हैं उन स्कूलों को अवेयरनेस करने क्रिएट करने की कि एटलीस्ट ये रिसोर्सेज हैं और वो उनको रीच आउट कर सकें और ना केवल स्कूल्स या एजुकेशन सिस्टम बट आल्सो गार्जियन एंड पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें वाकई आड़े आती हैं इन चीज़ों के बीच में तो आई थिंक हम अपने फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं अब आपसे पूछना चाहता था कि क्योंकि ये पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग के बारे में है और आप खुद ऐसी संस्थाओं से जुड़ी जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़े हैं आप एक्टिव योगा प्रैक्टिशनर हैं तो आपका इस फील्ड में काम करना अ, आपके लिए कितना स्ट्रेसफुल रहता है और कैसे आप उसको मैनेज करते हो? वेल हाँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपका काम भावनाओं से जुड़ा है। अगर हम इसको साफ शब्दों में कहें तो थॉट प्रोसेस से जुड़ा है। तो आपको कहीं न कहीं दिमाग में अगर आप कुछ किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी की एक बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए, तो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं उस बारे में, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व्ड होती है। तो आध्यात्म या ध्यान डेफ़िनेटली बहुत हेल्प करता है रिलैक्स करने में और अपने आप को डिस्ट्रेस करने में। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है पिछले कुछ सालों के मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ। और स्पेशली इस बात को अगर मद्देनज़र रख के मैं बोलूँ कि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई साइकोलॉजी में है या कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ली काम करता है इस फ़ील्ड में, तो ये बहुत-बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को डिस्ट्रेस करने का, रिलैक्स करने का और ताकि एक फ्रेश माइंड से काम कर सके इंसान
और एनीवेज़ आजकल के समय में मुझे लगता है हर किसी के लिए बिल्कुल। थोड़ा बहुत ध्यान बहुत-बहुत अच्छा होता है। ये आपको पूरी तरीके से फ्रेश कर देता है मेंटली और फिज़िकली भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मेरे ख़्याल से। आप काफ़ी बेहतर जानते होंगे बिकॉज़ नहीं। आप उस फ़ील्ड से आते हैं ऑल्सो आप तो आई थिंक साइंस में भी हैं, सो आई गेस। और आखिर में आप एक टेक होम मैसेज लिसनर्स के लिए देना चाहेंगी, खास करके वो पेरेंट्स या वे लोग जिनके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा, कोई इवन ऐसा एडल्ट जो इस तरह की सिम्टम से या कंडीशन से गुजर रहा है, चाहे वो ऑटिज्म हो जिसके बारे में हमने बात की, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है, वो सही से लिखने में नहीं आ रहा है। तो उन पेरेंट्स को या उन लोगों को जो उनके अड़ोस-पड़ोस में रहते हैं, या इवन जो टीचर्स भी अगर सुन रहे हों, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, आपके बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो अलग है टिपिकल बच्चे से, तो बस जो बात मैंने बोली थी कि जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास तो हम पहली चीज़ यही कहते हैं और अ, आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएँगे ना किसी अच्छे प्रोफेशनल किसी अच्छी संस्था के पास जाएँगे तो अ, ये सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस वाइज़ सच है, ट्रुथ है जो हमने फ़ील किया है कि बच्चे सभी अलग होते हैं। तो बस आपका भी बच्चा अलग ही है और कुछ भी नहीं है। बस हो सकता है कि अ, उसको समझने के लिए आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़े और आप इस प्रोसेस में आप रियलाइज़ करेंगे कि अ, धीरे-धीरे एक बेहतर इंसान ही बनेंगे। आप में और एम्पैथी आएगी, आप में और काइंडनेस आएगी, आपके लिए आपके कुछ सोच के नए दरवाज़े खुलेंगे। तो आप अपने बच्चे के थ्रू बहुत कुछ सीखेंगे। बस भरोसा रखिए उस प्रोसेस पे। और टीचर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं न्यूरोडाइवर्सिटी के, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा-सा इंटरेस्ट लीजिए इस फ़ील्ड में, थोड़ा-सा वर्कशॉप्स अटेंड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए एंड इट्स वेरी नाइस कि आपके बच्चे क्लास इंक्लूसिव होनी चाहिए और अगर आपकी क्लास इंक्लूसिव होगी, तो आप एक एम्पावर्ड टीचर बन सकेंगे। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच शिखा। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी और सजगता होगी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति वो और संवेदनशील होंगे, और काफ़ी पेरेंट्स को भी एक रिलीफ मिलेगा कि अगर उनके बच्चे को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो पहले खुद स्वीकार करेंगे कि हमारा बच्चा भी बाकी के बच्चों के जैसा सामान्य है, क्योंकि सामान्यता के लिए हर कोई मतलब रहता है बेचैन कि हमें वो चाहिए, वो एक मान्यता मिले कि हमारा बच्चा सामान्य है। और टीचर्स के लिए भी कि वो समझ सकेंगे या वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि हाँ, हर बच्चे की अपनी एक खूबी है, एक कमी है, उसकी एक स्ट्रगल है, और उसके प्रति सेंसिटिविटी से डील करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको इतनी देर तक आई केप्ट यू अवेक एंड आल्सो टेकिंग योर टाइम। सो या एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो कर रही हैं बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं, और उम्मीद है कि हम फ्यूचर में ज़रूर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे किसी समय। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी सतीश। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने सुना शिखा द्विवेदी को, जिसमें हमने बात की ऑटिज़्म और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। हमने सीखा कि कैसे हम ऑटिज़्म के सिम्पटम को पहचानें, वो उसके कारण क्या हो सकते हैं, और कैसे जिन बच्चों में ये शिकायत पाई जाती है उनको हैंडल किया जाए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उनको ट्रेन करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं। और एक और टॉपिक यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, जो बहुत आम
पाई जाती है बच्चों में, जिसमें किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, कि उसकी हैंडराइटिंग से बहुत टीचर्स को या उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें ये समझना होगा कि ये बहुत सामान्य सी बात है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जा सकती है और बच्चे उस चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि इस बातचीत से किसी को कोई मदद पहुंच सकती है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। शुक्रिया।